हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड शुरू कर दिया था, जिसमें हमने क्या क्या चीज पढ़ी है। इंट्रोडक्शन देख लिया है, प्रेशर के बारे में देख लिया कि क्या होती है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, प्रेशर, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हमने देखा, और चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा कि क्यों हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज जानना हमारे लिए क्यों जरूरी रहता है। क्योंकि पूरे यूनिवर्स में सारी चीजें क्या मिलकर बनी रहती है, फ्लूइड से ही बने रहती है। जितनी भी आप चीजें देखेंगे यूनिवर्स में, और हमारे अर्थ खुद 70% वाटर से बना हुआ है, हमारी ह्यूमन बॉडी भी वाटर से बनी हुई है। तो फ्लूइड के बारे में स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज होती है और कैसे कैसे अलग अलग कंडीशन में वो बिहेव करता है, वो सब जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्मल चीजों के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन देखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे, पास्कल लॉ शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम अगला डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे फ्लूइड का प्रेशर पानी के अंदर जितना हम जाए, मतलब डेप्थ के साथ वो कैसे वेरी करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे वेरी करता है, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है अद्वैत एजुकेशन। बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, लाइक और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। फर्स्ट हमने क्या देखा था प्रीवियस वीडियो में, हमने प्रेशर और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में देख लिया था कि डेंसिटी क्या होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखेंगे पास्कल्स लॉ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और ये लॉ हमेशा हर जगह यूज होती है। फ्लूइड के जितने भी आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, हाइड्रोलिक मशीन्स में, जितनी भी जगह होती है, पास्कल लॉ का बहुत अच्छा एप्लीकेशन रहता है। मतलब मैक्सिमम जब हायर स्टडीज करने जाएंगे तो पास्कल लॉ का क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर हमारे टॉपिक पास्कल लॉ से। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे प्रूफ होती है पास्कल्स लॉ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है। फिर आगे जाते आते हम इंस्ट्रूमेंट्स देखने लग जाएंगे, बैरोमीटर, मैनोमीटर, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट, द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेसिस पास्कल observed that pressure in a fluid at rest is same at all points if they are at same height। तो पास्कल्स ने क्या, जो साइंटिस्ट थे पास्कल, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फ्लूइड का प्रेशर होता है, यदि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में रहे तो क्या रहता है, हर जगह सेम रहता है। या मैं कोई बॉडी रख दूं तो उस बॉडी के चारों तरफ जो इंटेंसिटी लगेगी प्रेशर की, वो क्या होती है, सेम होती है। मतलब यदि हम फ्लूइड में अंदर जाएंगे, दो प्रकार के कंटेनर लेते हैं, दोनों में जाएंगे, सेम हाइट तक जाएंगे, सेम फ्लूइड है, सेम डेंसिटी का है, तो उस पॉइंट पे क्या रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। और यदि हम किसी अंदर में एक बॉडी रख दिया जिस बॉडी की हाइट एकदम कम है, मान लीजिए नेग्लिजिबल बॉडी है, या हमने एक प्लेन सरफेस रख दिया, तो उसके चारों तरफ क्या होगा ना, प्रेशर क्या होगा, उसमें सेम लगेगा। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी रहती है कि जब कोई भी फ्लूइड रेस्ट में रहता है तो उसका जो भी प्रेशर रहता है वो हर एक पॉइंट्स में, एक लेवल में, वो क्या होता है, सेम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि पास्कल ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रेशर है फ्लूइड का रेस्ट में, वो सेम होता है ऑल पॉइंट्स में इफ दे आर एट सेम हाइट। मतलब यदि मैं एक ऐसा कंटेनर ले लूं, ठीक है, और ये कंटेनर के अंदर लिक्विड भर दूं पूरा, और यहां पे मैं एक ऐसे बॉडी रखूं, ठीक है, तो फ्लूइड प्रेशर क्या होगा, यदि इसके चारों तरफ फ्लूइड है इस बॉडी के, तो फ्लूइड जो प्रेशर की इंटेंसिटी है या प्रेशर है, वो क्या होगा, चारों जगह में सेम होगा, इक्वली प्रेशर रहता है फ्लूइड में। मतलब इसका मतलब ये है, हाइड्रोलिक्स में भी इसका एप्लीकेशन रहता है। मतलब आप फ्लूइड में एक जगह भी प्रेशर दिए ना, तो वो क्या करेगा, उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने जगह में। ठीक है, मगर एक पर्टिकुलर हाइट में, एक पर्टिकुलर हाइट होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे पानी के अंदर जाते हैं प्रेशर बढ़ते जाता है, क्योंकि ऊपर में ज्यादा फ्लूइड होते जाता है, और जितना ज्यादा ऊपर में फ्लूइड होते जाएगा वो नीचे क्या करेगा, दबाव डालेगा, नीचे वाला फ्लूइड भी नीचे से दबाव डालेगा, तो इसलिए क्या होता है, प्रेशर बढ़ते जाता है। तो यही चीज हम आगे जाके क्या करेंगे, प्रूफ में देखेंगे। तो पास्कल लॉ क्या बोलती है, ये पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है दैट प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब फ्लूइड के अंदर प्रेशर जब फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है, मतलब फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, इस सेम रहता है ऑल पॉइंट्स में इफ दे आर एट सेम हाइट। सेम रहेगा सारे पॉइंट्स में यदि वो क्या है, सेम हाइट में है। मतलब यदि मैं फिर यदि एग्जांपल लूं और कंटेनर ले लूं और एक पर्टिकुलर हाइट तक आऊं फ्लूइड में अंदर में, जैसे H1 एक पर्टिकुलर हाइट में है, इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, ये कंटेनर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कंटेनर का शेप कैसा है, कोई भी शेप हो कंटेनर का, तो एक पॉइंट H1 में क्या होगा, सेम प्रेशर रहेगा। यदि मैं यहां से कोई दूसरी हाइट में आता हूं H2 में, तो प्रेशर नीचे जाते रहते तो बढ़ेगा ही, मगर इस पॉइंट में क्या रहेगा, पूरा सेम रहेगा, और यहां पे भी सेम रहेगा। और मैं कोई बॉडी रख दिया तो वो बॉडी के चारों तरफ फ्लूइड क्या करेगा, सेम प्रेशर लगाएगा। तो ये क्या बोलती है, पास्कल्स लॉ। इसी का हम प्रूफ भी देखेंगे, और ये क्या है, उसकी स्टेटमेंट, दिस इज नोन एज पास्कल लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ बोलते हैं। तो इट कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग
टू प्रिंसिपल्स। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं दो प्रिंसिपल यूज करके। अभी हमने जो यहां पे स्टेटमेंट पढ़ी है, दैट प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। जब एक रेस्ट में रहेगा फ्लूइड तो उसमें प्रेशर सेम रहेगा सारे पॉइंट्स में। कब? जब वो सेम हाइट में रहे। तो ये चीज अभी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे डेरिवेशन से कि कैसे ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट इज नॉर्मल टू दी लेयर। ये चीज हमने देखी कि फ्लूइड में जो भी फोर्स लगेगी और वो फ्लूइड रेस्ट में है तो वो फोर्स कैसे लगेगी, उस सरफेस के क्या लगेगी, नॉर्मल लगेगी। ये चीज हमने प्रूफ करके देख चुका है अपने प्रीवियस वीडियो में कि हमने एक फ्लूइड कंटेनर में एक नॉर्मल टेढ़ी फोर्स ले ली थी और उसका एंगल बना दिया था सरफेस के साथ। फिर हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा तो फोर्स को हमने इक्वेट करी तो पता चला कि थीटा 90 डिग्री आएगा। ये प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं चीज। तो हमने ये देखा कि जब फ्लूइड रेस्ट में रहता है ना तो उसमें पूरी फोर्स कहां लगती है, नॉर्मल लगती है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जब भी कोई फ्लूइड किसी कंटेनर में भरा होता है ना तो हम कैसे मानते हैं ना कि वो ऐसे लेयर लेयर में भरा है। ये लेयर मैं बहुत बड़ी बना दे रहा हूं, मगर यदि मैं एटॉमिक लेवल पे जाऊं तो एटम्स की भी ना ऐसी लेयर ही बनी होगी। तो फ्लूइड हमेशा किसी भी कंटेनर में फिल होता है ना तो वो ऐसे लेयर लेयर में रहता है। ठीक है, ये भले लेयर बहुत बड़ी दिख रही है बट एटॉमिक लेवल में लेयर ऐसी ही होती होगी। और ये जो फ्लूइड का क्या है, कंटेनर, ये फ्लूइड का कंटेनर। और किसी भी फ्लूइड भरा रहेगा ना तो फ्लूइड लेयर लेयर में रहता है। जब वो फ्लो भी करता है ना तो हम बोलते हैं एक लेयर गिर रही है फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर गिर रही है, फ्लो भी वो वैसे ही करेगा। तो यदि मैं किसी एक लेयर की बात करूं तो ये एक लेयर क्या करेगी, जो उसका खुद का वेट है वो क्या करेगी, नीचे की तरफ लगाएगी। ठीक है, ऐसी क्या होंगी, सारी लेयर्स क्या करेंगी, बीच वाली लेयर इसका भी वेट नीचे की तरफ लगेगा, सब सेंटर से आएगा। मैं बस हल्का सा आपको इधर उधर करके बता रहा हूं। तो जितनी भी फ्लूइड की लेयर है सब अपना वजन क्या करेगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक नीचे लगाती जाएगी। अब जो लास्ट वाली लेयर है वो क्या होगी, मान के चलो मैं कंटेनर में रखा हूं तो वो लास्ट वाली लेयर एकदम नीचे प्रेशर लगाएगी और नीचे यदि वो एक सरफेस में रखा हुआ है तो वो सरफेस क्या देगा, रिएक्शन देगा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो ऊपर से भी फोर्स लग रही है और नीचे से उसको रिएक्शन मिल गया तो फ्लूइड रेस्ट में तो रहेगा, मगर जो नॉर्मल फोर्सेस लग रही है ना फ्लूइड में वो क्या होगी, हमेशा सरफेस के मतलब परपेंडिकुलर होंगी। मतलब यदि मैं फ्लूइड को भर के रखा हूं तो फ्लूइड कहां प्रेशर लगाएगा, जमीन में ही लगाएगा। मतलब अपने कंटेनर में जब वो भरा हुआ है, जब वो रेस्ट में है तो वो अपने पूरे वेट के कारण नीचे फोर्स लगाएगा। तो जब भी तो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल क्या है, फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब किसी भी लेयर की फ्लूइड में और वो रेस्ट में है जब वो मूव नहीं कर रहा है, इज नॉर्मल टू दी लेयर। मतलब नॉर्मल मतलब सरफेस से क्या 90 डिग्री क्या रहेगी, फोर्स लगेगी। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि फ्लूइड रखे तो लेयर बाय लेयर रखा है, हर लेयर अपना वजन डाल देगी नीचे वाली लेयर में और लास्ट वाली लेयर तो एकदम नीचे जो कंटेनर है उसमें अपनी फोर्स डालेगी। रिएक्शन मिलेगा तो भले वो मूव नहीं हो रही है बट फ्लूइड तो अपनी एक फोर्स लगा रहा है ना नीचे। तो फ्लूइड जब रेस्ट में रहता है तो जितनी भी फोर्सेस रहती है वो नॉर्मल टू दी सरफेस लगती है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। और सेकंड चीज क्या होगी कि सेकंड हम किससे प्रूफ कर सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूज करके। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलती है, कोई भी चीज रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, या मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना लगाऊं। चल रही है तो चली रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स जैसे फ्रिक्शन ना लगे तो वो रुकेगी ही नहीं कभी। ठीक है, तो ये दो चीजें यूज करके हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं, देखते हैं एजम्पशंस क्या है हमारे प्रूफ करने से पहले। तो अभी आप जैसे कोई भी डेरिवेशन देखते होंगे, अभी आप 11th क्लास में, तो आपको एजम्पशन उतना देखना मजा नहीं आता होगा या आप उतना ध्यान नहीं देते होंगे। बट जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जब भी हम कोई डेरिवेशन प्रूफ करते हैं ना तो उसका एजम्पशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या क्या चीज मैंने मानी तब ये चीज प्रूफ हुई। क्योंकि आगे जब आप आगे जाएंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और कोई भी डेरिवेशन जब भी आप प्रूफ करें या कोई भी मतलब डिराइव्ड फॉर्मूला देखे तो आप जरूर देखें कि उसमें क्या क्या माना गया है अजम्पशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अभी लोगों के लिए मैटर नहीं करता है बट जब आप हायर स्टडीज करने जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अजम्पशन देखना कि क्या चीज मानी गई है तब ये डेरिवेशन प्रूव हुआ है। और डेरिवेशन तो जानते हो आप, मेन रहता है एक बार किसी चीज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया तो कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पास्कल लॉ को प्रूफ करेंगे। और ये प्रूफ आपको एग्जाम में बोलता ही है। तो आपको क्या करना है, जो चीज मैं बता रहा हूं स्टेटमेंट तो आपको मैं देता ही हूं, तो वो स्टेटमेंट आपको लिखनी है, डायग्राम बनाना है इंपॉर्टेंट चीज, और जो उसके इक्वेशंस है वो लिखनी है। इतना आप लिख दिए तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो एक कंटेनर ले लेंगे हम अपना,
ये क्या ले लिया हमने, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। अब उसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, कंसीडर अ राइट एंगल प्रिज्म फ्लूइड एलिमेंट। हम क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल प्रिज्म फ्लूइड एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब पानी के अंदर ही हम एक एलिमेंट ले रहे हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर कैसा भी शेप का है, ठीक है, शेप मैटर नहीं करता, मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं वो चीज देखिए, ठीक है। अब ये कंटेनर के अंदर क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पूरा वाटर भरा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर का एक एलिमेंट ले रहा हूं। एलिमेंट का मतलब ये है ना कि मैं इसके अंदर का एक कोई भी हिस्सा ले लूंगा जो क्या होगा, खुद पानी से भी भरा होगा और उससे क्या होगा, अब जैसे कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ है, जो शेड है वो क्या शो कर रहा है, पानी शो कर रहा है। अब इसके अंदर मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लूं, ये एक ऐसा एलिमेंट ले लूं, तो ये क्या है, इसको मैं ऐसे निकाल ले रहा हूं या इसको मैं बस फोकस कर रहा हूं और इसी में मैं फोर्सेस का एनालिसिस करूंगा, ठीक है। ये मतलब होता है राइट एंगल प्रिज्म फ्लूइड एलिमेंट का मतलब क्या है, हम एक ऐसा टाइप का प्रिज्म ले रहे हैं, यहां एक प्रिज्म एलिमेंट ले लेंगे और ये क्या है, पानी के अंदर ही है, तो हम इसको बोलेंगे क्या है, ये स्टेबल है पानी के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये खुद पानी का ही बना हुआ है। मतलब हम पूरे एक पानी के कंटेनर में एक ऐसे सेक्शन को क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या है, वो बहुत छोटा होगा मगर जैसा शेप चाहे वैसे शेप का हम ले सकते हैं, वो पानी के अंदर ही है। मतलब हम सिर्फ इतने हिस्से को देख के इसी के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, एलिमेंट का मतलब ये है। और वो जो एलिमेंट है वो क्या है, राइट एंगल प्रिज्म है इस केस में, ठीक है। तो हम एक क्या करेंगे, पानी के अंदर एक एलिमेंट लेंगे और वो एलिमेंट कैसा रहेगा, राइट एंगल प्रिज्म जैसा रहेगा, ठीक है। तो ले लेते हैं उस एलिमेंट को। ये एलिमेंट क्या है, बहुत छोटा है, ये क्या हो गया हमारा एक राइट एंगल प्रिज्म एलिमेंट, ठीक है। और क्या है, इसको हम हल्का सा 3D में भी बना देंगे। हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा 3D में बनाएंगे ताकि और अच्छे से हम क्या कर पाए, सारा फेस देख पाए, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। ये हमारा एक फ्लूइड एलिमेंट बन गया। नेमिंग कर देते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का 3D में दिख रहा है, वो ऐसा करके हम देख रहे हैं। मतलब उसके दो साइड है, पीछे वाला साइड क्या है, डॉटेड बनाया है क्योंकि वो नहीं दिखेगा यदि हम उसको सामने से देखेंगे। तो वैसे ये वाली लाइन तो आपको क्लियरली दिखेगी, बट आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, 3D एलिमेंट बना है। नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी और डी ई एफ, डी ई और एफ, ठीक है। हमने एक एलिमेंट ले लिया पानी के अंदर और ये क्या है, ये एलिमेंट क्या है, पूरा वाटर के अंदर है। ये जो कंटेनर है ये क्या है, पूरा वाटर से फिल्ड है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तीनों तरफ फोर्स लगाएंगे और हम क्या करेंगे, पास्कल लॉ को प्रूफ करेंगे कि कैसे तीनों एरिया में सरफेस सही आता है। अब ये जो मैं ऐसा साइन बना रहा हूं ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का साइन आपको अभी बुक्स में देखने ना मिले, बट आगे जाके आप देखेंगे तो आपको ऐसा साइन बनाते हैं। इसका मतलब होता है फ्री सरफेस, मतलब पानी का सरफेस लेवल जहां पे जो प्रेशर है वो क्या हो, एटमॉस्फेरिक हो, मतलब वातावरण का प्रेशर हो। तो जो फ्री सरफेस होता है वाटर का, उसमें ऐसा ट्रायंगल का साइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया विच इज वेरी स्मॉल, जो क्या है, बहुत छोटा है, मतलब एकदम छोटा है पानी के अंदर। बस हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, नीचे क्या है, पूरा वाटर है। यहाँ मैं पूरा फील नहीं कर रहा हूं, मतलब मगर आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, पूरा पानी के अंदर है। और जैसे मैंने प्रीवियसली आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, हम क्या कर रहे हैं, पूरा पानी के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ट्रायंगल टाइप का, राइट एंगल प्रिज्म टाइप का है, विच इज वेरी स्मॉल एंड एवरी पार्ट ऑफ इट इज कंसिडर एट सेम हाइट। मतलब ना, जो इसके बीच की जो दूरी है ना, जो ये ऐसा जो डिस्टेंस है, उसको मान रहे हैं कि वो बहुत ही कम है और हम बोल सकते हैं कि वो सेम हाइट में ही होगा, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम क्या एजम्पशन देख रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, हाइट चेंज होती है तो प्रेशर चेंज हो जाता है। तो हमें प्रूफ करने के लिए उसको एक ही हॉरिजॉन्टल में मानना पड़ेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस एलिमेंट की क्या है, कोई भी हाइट नहीं है, मतलब कोई भी डेप्थ नहीं है। क्योंकि यदि मैं ज्यादा गहरा एलिमेंट ले लिया या उसकी मैं डेप्थ ज्यादा ले लिया तो क्या होगा, हमें पता है कि फ्लूइड का प्रेशर अंदर जाके चेंज हो जाता है।
अभी हमको नहीं पता, बट हम नेक्स्ट जो डेरिवेशन करेंगे उसमें यही चीज प्रूफ होती है, तो इसलिए हम इसकी कोई भी हाइट नहीं ले रहे। जो जस्ट इसके बाद वाला जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें देखेंगे कि हाइट के साथ तो प्रेशर वेरी होता है, तो उसमें हम एलिमेंट ऐसे पूरा लंबा लेंगे जिसकी हाइट हो डेप्थ हो, मगर इस एलिमेंट की कोई भी हाइट और डेप्थ नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल है। पानी का जो भरा होगा उसके कंपैरिजन में हम जो छोटा सा एलिमेंट लिए हैं उसके कारण उसकी हाइट नेग्लिजिबल, मतलब हम मान देंगे इसकी ज्यादा कुछ हाइट नहीं, ठीक है। ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट, और जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो सारे पॉइंट्स में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि ग्रेविटी थोड़ी बहुत वेरी करने लग जाती है। जैसे एटमॉस्फेयर में भी आप ऊपर जाएं तो ग्रेविटी क्या होगी, वेरी करने लग जाएगी। ऑल द फोर्सेस, जो सेकंड पॉइंट है एजम्पशन का, ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द एलिमेंट इज नॉर्मल टू द सरफेस। जितनी भी फोर्सेस एलिमेंट में एक्सर्ट होगी वो क्या होगी, सरफेस के नॉर्मल होगी। ऑब्वियस ही बात है, जो फ्लूइड एट रेस्ट है उसमें एक ही फोर्स रहती है, वो कहां रहती है, जो नॉर्मल लगती है उसके सरफेस में। पानी ऐसे भरा हुआ है तो एक ही फोर्स लगेगी उसके वेट के कारण, ठीक है, जो वो होगी। इस डेरिवेशन में हम वेट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम छोटा सा एलिमेंट मान रहे हैं, उसका कुछ वेट ही नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट में ना फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है। तो जितनी भी फोर्सेस इस एलिमेंट में लगेगी वो सब क्या लगेगी, नॉर्मल टू दी सरफेस लगेगी। अब ना मैं यहां पे एक अपना एंगल मान लेता हूं, ये मेरा एंगल है थीटा, यहां पे मैं एक अपना एंगल मान लिया थीटा, और इसमें फोर्सेस लगेगी, ठीक है। तो फोर्स लगा देते हैं, हर एक सरफेस में लगेगी। कौन कौन सा सरफेस ले रहे हैं हम, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन सरफेस ले रहे हैं। तो यहां पे एक फोर्स लगेगी Fa, और सारी फोर्सेस जितनी भी लगेगी इस एलिमेंट में वो क्या लगेगी, नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब कैसा भी सरफेस रहे उससे 90 डिग्री लगेगी वो, ठीक है। Fa, Fc कौन सा है, नंबरिंग हम सही देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन कौन सा है, यहां पे Fc फोर्स लग रही है, और इस जो सरफेस में 90 डिग्री फोर्स लगेगी ये फोर्स है हमारी Fb, ठीक है। तीनों सरफेस में फोर्स लग रही है और सारी फोर्सेस क्या होंगी इस एलिमेंट में, नॉर्मल टू दी सरफेस लगेगी, ठीक है। अब क्या होगा, जितना भी सरफेस लिए हैं हम, उस सरफेस का अपना अपना एरिया होगा, एक ये वाला एरिया, तो एक्स वाई में ये एरिया है, एक ये वाला, एक ये वाला एरिया, तो सबके अपने एरिया होंगे। तो ये एफ ए है तो यहां का मैं एरिया मान लेता हूं ए स्मॉल ए, ठीक है। एफ बी है तो यहां का एरिया मैं मान लेता हूं ए स्मॉल बी, और एफ सी है तो यहां का एरिया मान लेता हूं मैं ए स्मॉल सी, ठीक है। तीनों का हमने एरिया ले लिया, ओके। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे, ये जो फोर्स है एफ बी, ठीक है, इस एफ बी फोर्स को हम क्या करेंगे ना, रिजॉल्व कर लेते हैं। बाकी सब फोर्सेस तो हमें समझ में आ रही, बस एक एफ बी टेढ़ी फोर्स है, और वो जो टेढ़ी फोर्स है ना उसका एंगल भी क्या होगा ना, थीटा होगा। कैसे बताऊं, जब हम ना क्वेश्चन बनाते हैं ना, जैसे मान के चलो आप अभी तो आपको नहीं, मगर आप कभी भी फ्रिक्शन इक्शन के क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो उसमें क्या लेते हैं हम, पता है, जैसे ये एक मैं सरफेस लिया और यहां से एक ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, और यहां का एंगल थीटा है, तो ये जो ब्लॉक भी है ना, जो सरफेस से एंगल बनाता है, मतलब जो इसका वेट लगता है, ये एंगल भी क्या होता है बताओ, थीटा होता है। यदि नीचे का एंगल क्या है हमारा, थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होता है। सेम चीज यहां भी लगेगी, जो एंगल हम उसका लिए हैं, मतलब इसकी जो इंक्लिनेशन का हमें जो एंगल लिए हैं ब्लू वाला थीटा, वही एंगल क्या होगा बताओ, जो ये फोर्स लग रही है ना टेढ़ी, यही क्या बनाएगी, इसके नॉर्मल के साथ बनाएगी। तो एफ बी भी इसका मतलब क्या होगा पता है, एफ बी का भी जो ये है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल भी क्या होगा पता है, थीटा होगा। ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि उसका इंक्लिनेशन थीटा का बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ बी। अब हम क्या करेंगे, इस एफ बी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये जो एफ बी फोर्स है इसको दो कंपोनेंट ले लेते हैं हम। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है, वो होगा एफ बी कॉस थीटा, और y मतलब ये वाला जो कंपोनेंट जो एंगल नहीं बनता जिसके साथ, वो क्या होता है, एफ बी साइन थीटा, ठीक है। ये जो एफ बी फोर्स लग रही है इसको हम रिजॉल्व कर लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। कैसे, ये एफ बी को हम भूल गए, अब उसको हम दो कंपोनेंट में क्या कर लिए, रिजॉल्व कर लिए। तो दोनों कंपोनेंट का क्या होगा, जितनी ये फ्लूइड एलिमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम में, मतलब ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें जितनी भी फोर्सेस लग रही है ना, वो सब क्या बना रही है, इसको इक्विलिब्रियम में बना रही है। इक्विलिब्रियम का मतलब यदि एक बॉडी लेता हूं मैं और ये बॉडी में हर तरफ से फोर्स लग रही है, तो मैं मानूंगा कि इस बॉडी में हर तरफ से फोर्स लग रही है और सारी फोर्सेस को मैं इक्वेट करूंगा, मगर ये बॉडी मूव नहीं करेगी कहीं भी। तो सेम ये एलिमेंट क्या है, पानी के अंदर हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया, तो वो कैसे मूव करेगा, तो उसमें जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सब क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, रिजॉल्व करूंगा। तो अब ये एफ बी का मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लूंगा मैं,
एफ बी साइन थीटा वो किसके बराबर है? वो एफ सी के बराबर है, जो एफ सी फोर्स लग रही है उसमें। तो बिल्कुल मैं यहां पे अपना लिख सकता हूं क्या, एफ बी साइन थीटा इक्वल टू एफ सी लिख सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि ये एफ बी का जो कंपोनेंट होगा उसी को अपोज कौन कर रहा होगा? एफ बी एफ सी कर रहा होगा, तभी तो ये क्या हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है, एक ही जगह में वो एलिमेंट है। तो एफ बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वाली फोर्स एफ सी, ठीक है। अब उसके बाद सेम वैसे हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ भी कर सकते हैं। एफ बी कॉस थीटा, ये एफ बी का वर्टिकल कंपोनेंट और उसको बैलेंस आउट कौन कर रहा है? एफ ए, जो नीचे वाली फोर्स लग रही है ये एफ ए, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और नीचे वाली फोर्स एफ ए क्या कर दे रही है, उसको बैलेंस कर दे रही है वो उसी जगह में। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, एफ बी, ठीक है, नीचे वाली फोर्स क्या है हमारी, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बैलेंस आउट कर रहा है क्या, एफ ए, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी, दो इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, एरिया का भी रिलेशन लेते हैं। अब जैसे हम जब भी कॉस लगाते हैं, यदि यहां पे मैं कॉस थीटा लूं तो पहले हम साइन ले लेते, ठीक है। साइन को लेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, सामने वाला एंगल के सामने वाला, ये जो एंगल वाला ट्रायंगल देख रहा हूं मैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी जो मैं ट्रायंगल लिया हूं, इसके सामने वाला हिस्सा क्या होगा, परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी वाली लेंथ क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे यदि मैं निकालूं, नेक्स्ट चीज में एक और क्या ले रहा हूं अपना, साइन थीटा, साइन थीटा लूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर लेंथ ना लेके परपेंडिकुलर का पूरा एरिया ले रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का एरिया AC, ये थीटा के सामने वाला यही एरिया है AC, और हाइपोटेन्यूस में क्या है, AB, तो AC बाई हो जाएगा AB, ठीक है। अब मैं AB को इधर ले लेता हूं, तो मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, AB साइन थीटा इक्वल टू AC। ये मैं एक इक्वेशन बना लिया अपनी एरिया के टर्म में। सेम ऐसी मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा लेके करूंगा, क्या, कॉस थीटा इक्वल टू, अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बेस में कौन सा एरिया है, ए है, और हाइपोटेनियस में क्या है, ए बी है, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल है, इसका बेस ये और हाइपोटेनियस ये, तो हम क्या ले रहे हैं, लेंथ के ना बदले एरिया ले रहे हैं पूरा ठीक है। तो बेस क्या है उसका, ए का एरिया, और हाइपोटेनियस क्या है उसका, ए बी, ठीक है। ये दो इक्वेशन भी बन गई। इसको भी हम वैसे ही क्या करेंगे, रिजॉल्व करके लिखेंगे, तो क्या मतलब ऐसे ए बी को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब क्या है हमारे पास, चार इक्वेशन है, 1 2 3 4, ठीक है। यदि हम चाहें तो नंबरिंग भी दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे एक दूसरे से, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये एफ बी जो साइन थीटा है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, चलिए यहां पे मैं लिखते जा रहा हूं, जैसी स्पेस कम हुआ मिटा दूंगा। एफ बी साइन थीटा, ये वाली इक्वेशन को मैं इस फर्स्ट वाले से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं, एक फोर्स का है, एक एरिया का है, और हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, दोनों को डिवाइड करूंगा मेरे को प्रेशर मिलेगा, ठीक है। तो एफ बी साइन थीटा इक्वल टू एफ सी, ये वाली इक्वेशन लिया, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, इससे डिवाइड कर दे रहा हूं। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू, यहां पे क्या है, ए सी, तो डिवाइड बाय ए सी। एक ये इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या बनेगी, सेकेंड वाली को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, एफ बी कॉस थीटा और उसी के एरिया से, तो एफ बी कॉस थीटा डिवाइड बाय कौन सा है यहां पे, ए बी कॉस थीटा, एरिया बी सरफेस का कॉस थीटा इक्वल टू, अब एफ बी के इक्वल टू में क्या था, एफ ए था, और यहां पे क्या है, ए, तो एफ ए बाई ए। यहां से हमें दिख रहा है साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये जो साइन है ये तो सबके कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों में। तो क्या बचेगा, एफ बी बाई ए बी इक्वल टू एफ सी बाई ए सी, एफ बी बाई ए बी इक्वल टू एफ ए बाई एफ ए, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको रब कर सकते हैं। आपको नोट नहीं किए होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको अब मैं रब कर देता हूं जब मैं इक्वेशन बना दिया हूं, और इसी से क्या हो गई हमारी पास्कल लॉ भी प्रूफ हो गई कि 3 सरफेस लिया, तीनों सरफेस में नॉर्मल फोर्स लगाया और सबको प्रेशर बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे क्या आ रहा है, एफ बी बाई नीचे क्या है ए बी इक्वल टू एफ सी बाई ए सी, एफ सी बाई ए सी, ठीक है। और यहां पे क्या है, एफ बी बाई ए बी ये भी है, और इसके बराबर किसके, एफ ए बाई ए, एफ ए बाई ए। ऑब्वियसली बात है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, और दूसरा वाला पहला वाला दूसरे के साथ बराबर है और पहला वाला तीसरे के साथ बराबर है, तो दूसरा और तीसरा भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। पैरेलल लाइंस जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। तो देखिए तीनों फोर्सेस का सम क्या आया, एरिया के साथ सेम आया। इसका मतलब फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो मतलब मैं बोलूं पीबी इक्वल टू पीसी इक्वल टू पीए, मतलब देखिए प्रेशर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब तीनों सरफेस में जो प्रेशर लग रहा है ना, वो क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। और हमने क्या एज्यूम किया है कि ये एलिमेंट बहुत छोटा है, इसकी ज्यादा हाइट नहीं है। यदि हाइट का वेरिएशन लेता तो प्रेशर डिफरेंट हो जाता। तो यही चीज हमने प्रूव करी, और यही पास्कल लॉ बोलती है कि यदि कोई भी चीज मैं ले लूं जो सेम हाइट में है, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होती है, सेम होती है उसमें, हर जगह में सेम हाइट में प्रेशर सेम होता है। यही चीज स्टेटमेंट में लिखी थी, और यही चीज हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। तो इससे क्या हो गई, हमारी पास्कल लॉ प्रूफ हो गई। तो आप जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, कुछ नहीं करना है, एजम्पशन याद रखना है। यदि आप ये चीज लिख पाए तो ठीक है, नहीं भी लिख पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। वरना आप क्या करिए, बस डायग्राम बनाइए, इक्वेशन से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कैसे आपको प्रूफ करना है, प्रूफ कर दीजिए। और ऊपर की जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट डेफिनेशन है, वो जरूर लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी पास्कल लॉ यहां पे प्रूफ हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं रब कर रहा हूं इसको पूरा, तो हमारी क्या हो गई, पास्कल लॉ प्रूफ हो गई, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट। जब हमने प्रूफ कर दिया तो एट लास्ट की क्या होती है, उसकी लास्ट की स्टेटमेंट्स, या हम बोले क्लोजिंग स्टेटमेंट। हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट ऑन ए बॉडी इन द फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। हमने यही चीज अभी प्रूफ करी कि जो प्रेशर एक्सर्ट करता है फ्लूइड, जब फ्लूइड में क्या हो, रेस्ट में हो, किसी भी बॉडी में, इन दी फ्लूइड मतलब पानी के अंदर, इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कोई भी बॉडी को हम फ्लूइड में रख दिए और उसके ऊपर क्या होगा, फ्लूइड ना हर जगह से सेम प्रेशर डालेगा। ऑब्वियसली बात है, फ्लूइड के सारे मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको हर तरफ से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जैसे हमने थ्रस्ट में देखा है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट ऑन ए बॉडी इन द फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में सेम होता है। दस प्रेशर इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए प्रेशर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। क्यों, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते। कोई डायरेक्शन दे सकते हैं कि यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर का, नहीं, वो तो हर एक बॉडी के चारों तरफ से उस पर लग रहा है, और क्या लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है, यदि वो सेम हाइट में हो सारे पॉइंट्स तो, ठीक है। तो इसलिए हम प्रेशर का कोई डायरेक्शन यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता फ्लूइड प्रेशर, बिकॉज नो डायरेक्शन कैन बी असाइन टू इट, कोई भी डायरेक्शन हम असाइन नहीं कर सकते उससे, ठीक है। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर हॉरिजॉन्टल बार एलिमेंट। अब क्या बोला, अब हमने पहले एक ट्रायंगुलर एलिमेंट लेके माना है। अब यही चीज हम क्या कर सकते हैं, एक यदि मैं वही कंटेनर में यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल बार ले लेता, ये देखो ये एक हॉरिजॉन्टल बार है, ठीक है, और इसमें क्या है, पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, और वही बोलता है कि ठीक है इसकी ज्यादा हाइट नहीं है, मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ज्यादा प्रेशर में डेप्थ, मतलब इसकी ज्यादा डेप्थ ना हो ताकि प्रेशर वेरी ना करे। तो इसमें क्या होगा, हर तरफ से प्रेशर क्या लगेगा, सेम लगेगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल जो मैं बार लिया हूं, ये क्या है, फ्लूइड एलिमेंट है, कोई मैं ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फ्लूइड का ही मैंने एक एलिमेंट लिया है। जैसे वहां पे पानी के अंदर ही मैंने उसका एक ट्रायंगुलर हिस्सा मान के उसमें एनालिसिस किया था, वैसे ही पानी के अंदर ही यदि मैं कोई सिलेंड्रिकल हिस्सा ले लूं, ठीक है, सिलेंड्रिकल एक सेक्शन, एक एलिमेंट लिया है मैंने, तो उसमें कैसा प्रेशर लगेगा, पास्कल लॉ के कारण हर जगह सेम प्रेशर इंटेंसिटी लगेगी, उसके चारों डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगेगा। तो वही बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर अ हॉरिजॉन्टल बार एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब क्या हो, क्रॉस सेक्शन उसकी यूनिफॉर्म हो, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया, इज प्लेस्ड इन द फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड में मैं उसको प्लेस कर दूं, फ्लूइड क्या है, रेस्ट में, क्योंकि मैं कंटेनर में रखा हूं उसको, ठीक है। द बार इज इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज जो बार होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्सर्ट्स एट इट्स एंड्स आर बैलेंस्ड और द प्रेशर एट द टू एंड्स आर इक्वल।
ऑब्वियसली बात है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेगी, जो मैंने आपको डायग्राम में बना के बताया, दोनों तरफ जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगी वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, और जो दोनों नीचे तरफ का प्रेशर है वो भी क्या करेगा, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। प्रेशर बोलूं या फोर्स बोलूं, क्या कर देगा, प्रेशर बैलेंस कर देगा। इसका मतलब कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया है, एलिमेंट लिया है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर एलिमेंट लिया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट सेम जैसे हमने ट्रायंगुलर एलिमेंट लिया था, उसी का क्या है, वो एक प्रकार का सर्कुलर एलिमेंट है। दिस प्रूव्स दैट फॉर ए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, एक लिक्विड इक्विलिब्रियम में है मतलब रेस्ट में है, द प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्रेशर क्या होता है, सेम होता है सारे पॉइंट्स में हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मतलब यदि मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल मान लूं हिस्सा, तो हर पॉइंट्स में क्या रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। भले ऊपर कैसा हो, पानी कैसे भी कंटेनर में भरा हो, कंटेनर का शेप कैसा भी हो, पानी के मैं जितना नीचे जाऊंगा, फ्लूइड पे डिपेंड करेगा वो, जितना फ्लूइड में मैं नीचे जाऊंगा उतना उसकी प्रेशर चेंज होगा, और एक पॉइंट में तो फ्लूइड का प्रेशर सेम रहेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लूइड प्रेशर वेरी नहीं करता, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, पास्कल्स लॉ समझ में आई एकदम अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, कि कैसे प्रेशर डेप्थ के साथ वेरी करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। जस्ट इसके सेकंड वाला लेक्चर भी क्या आएगा, इसके साथ ही आएगा, तो बिल्कुल बने रहें, और इसी के साथ आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर भी मिल जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही इस लेक्चर में। थैंक यू।